हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लासेस फॉर यू। मैं आपकी दोस्त प्रीति एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सेट के साथ, जहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं पेपर सी टेट का 18 सितंबर जो 2016 को आपका हुआ था। ये वाला पेपर हम यहाँ पर साइकोलॉजी का पोर्शन करने वाले हैं। सो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हो तो प्लीज़ उनको देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे वो टैट आपका कोई भी टैट हो सकता है, सी टेट हो, एच टेट हो, किसी अदर स्टेट का टैट हो, जैसे कि आपका रीट हो सकता है जो अभी होने वाला है 25 अप्रैल को जो होने जा रहा है। इसके अलावा जो यू टेट है, सी जी टैट है, या इसके अलावा यू पी टैट है, तो किसी भी प्रकार का जो भी स्टेट टैट है या सेंट्रल टैट है या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है जहाँ पर साइकोलॉजी का पोर्शन आता है, तो ये वीडियो आपको वहाँ पर हेल्प करने वाली है। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, पूरी सीरीज़ है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से क्या है आप टैट क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो साइकोलॉजी का पोर्शन अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे पेपर ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पेपर से रिपीट होते रहते हैं। किसी अदर स्टेट का जैसे एच टेट में कोई क्वेश्चन आया है, वो नेक्स्ट टाइम आपका सी टेट में आ सकता है। सी टेट का जो क्वेश्चन है वो आपका एच टेट में, यू पी टेट में या रीट में भी आ सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो पेपर, ये क्वेश्चन होते हैं, ये मेनली क्या है आपके रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करके के चाहते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये सेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक हम टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इनमें से आपको दिए गए हैं कुछ ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ जो है आपकी हाईलाइट कर रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको पता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एज लर्निंग, ये तीन तरह की लर्निंग जो है मेनली हम जानते हैं। तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए बताना है कि फॉर लर्निंग इनमें से कौन सा है। देखिए, ऑफ लर्निंग होता है जहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि हमने क्या सीखा। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है जहाँ पे हमें पता लगाना होता है कि हम जो सीख रहे हैं उसके लिए क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एज लर्निंग जहाँ पर हम खुद की ही क्या है असेसमेंट करते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या नहीं। तो इस तरह से ये तीन तरह की होती हैं। देखिए, यहाँ पर हमें पता लगाना है फॉर लर्निंग कि लर्निंग के लिए जो असेसमेंट कर रहे हैं कि लर्निंग कहाँ तक पहुँची, क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है द टीचर असेसेस द स्टूडेंट बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेज टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज। देखिए, जो स्टैंडर्ड होता है ये हमारा ऑफ में जाता है क्योंकि लास्ट में किया जाता है। ठीक है, द टीचर असेसेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड फोकसिंग ऑन द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग। क्या कह रहा था, टीचर असेसेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो, जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट से लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अगर आप असेस कर रहे हो ऑफ द स्टूडेंट की, बिसाइड फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग की प्रोसेस को छोड़ करके अगर आप उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग की, वो क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या वो समझ रहा है, तो यही उसकी क्या होती है, फॉर लर्निंग होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इसी को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 ही इसको सही बता रहा है, ये क्या है, फॉर लर्निंग है। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। देखो, जो टेक्स्ट बुक में दी गई है वो तो आपकी नहीं होगी क्योंकि वो तो ऑफ लर्निंग इसके आ गई ना, क्योंकि वो असेस कर रहा है स्टूडेंट को। टीचर जो असेस कर रहे हैं स्टूडेंट को बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी गई है, तो ये आपकी नहीं होगी। ठीक है, द टीचर असेसेस स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर। उसको कंपैरिजन करना ये भी नेगेटिव चीज़ है, किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना, उसका खुद के साथ ही कंपैरिजन करना है कि उसकी लर्निंग जो है पहले से बेहतर हुई है या नहीं हुई है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वही इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी में जो चाइल्ड सेंटर्ड जो पैडागोजी है वो उसका मतलब क्या है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड अदर वॉइसेस। तो देखिए, यही जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका राइट बता रहा है कि आप क्या करोगे, प्राइमेसी दोगे चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस को, यानी बच्चे के जो अनुभव हैं उनको आप पहले रखोगे, उसी को प्रायोरिटी दोगे। तो यही होता है चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी में कि आप उसके जो एक्सपीरियंस है, बच्चे के जो एक्सपीरियंस है उससे आप क्या करोगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे और उसी को क्या है वैल्यू दोगे क्लासरूम में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगोस्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। तो इनमें से कौन सी ये चीज़ जो है पियाजे की और वाइगोस्की के जो व्यूज़ हैं लैंग्वेज और थॉट को लेकर के उसके बारे में सही बताता है। According to Piaget, thought emerges first and according to Vygotsky, language has a profound effect on thought। देखिए यही बात की गई थी। पियाजे ने कहा था कि जो थॉट है पियाजे थॉट emerges फर्स्ट एंड जो पियाजे ने कहा था कि जो थॉट होते हैं जो विचार होते हैं वो सबसे पहले आता है। एंड वाइगोत्स्की ने जो कहा है वो कहा है लैंग्वेज हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। और वाइगोत्स्की ने यही कहा है कि लैंग्वेज का जो है हमारे सोच पर क्या है ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, प्रोफाउंड अफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है लैंग्वेज का। तो ये वाइगोत्स्की ने कहा है, ये भी आपका जो स्टेटमेंट है सही है। और जो आपका पियाजे ने कहा है कि थॉट एमर्जेस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, तो जो इन्होंने कहा है पियाजे ने कहा है कि थॉट पहले आता है और वाइगोत्स्की ने कहा है कि लैंग्वेज का असर होता है थॉट के ऊपर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है यही हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विद हर फादर। देखो ये देखकर कि जो उसकी ग्रैंड डॉटर है उसकी जो पोती है वो अपने फादर के साथ क्या कर रही है, आर्ग्यू कर रही है फॉर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप, एक स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए। द ग्रैंड मदर सेज, ग्रैंड मदर क्या कहती है, दादी क्या कहती हैं, वाई कांट यू बी ओबीडियंट लाइक ए गुड गर्ल, कि आप तुम एक अच्छी लड़की की तरह क्यों नहीं बन सकती। हु विल मैरी यू इफ़ यू बिहेव लाइक ए बॉय, अगर आप एक लड़के की तरह बिहेव करोगी तो आपसे कौन शादी करेगा। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या चीज़ आपको दिखा रही है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, कि जो गर्ल्स के और बॉयज़ के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके रोल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रही है। स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्धता बता रही है। जेंडर कंस्टेंसी बता रही है। देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गर्ल, इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गर्ल, इसकी भी बात नहीं हो रही। डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय फैमिलीज़ इन द चाइल्ड रियरिंग। देखिए ऑप्शन ना सारे ही आपको लगभग ठीक लगेंगे, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है रूढ़िबद्धता दिखाई जा रही है। जो दादी हैं, जो सदियों से चली आ रही है ये चीज़ें कि लड़कियाँ जिद नहीं करती, लड़के जिद करते हैं, तो इस तरह से वो इस तरह की कुछ बातें कह रही हैं। और ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है ये हमारा, जो कि एट्रीब्यूट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ को क्या कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है, उनको बता रही है कि इनके क्या है रोल, इनके एट्रीब्यूट्स क्या है, अलग होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। तो असेसमेंट को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। फर्स्ट देख लेते हैं, असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट सी देयर स्ट्रेंथ एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर teaching accordingly. Assessment is meaningful only if comparative evaluation of students are made. सिर्फ उसकी कंपैरेटिव इवैल्यूएशन की जाएगी तभी इवैल्यूएशन होता है। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग को भी चेक करना चाहिए उसकी मेमोरी के साथ साथ। असेसमेंट कैन नॉट बी पावरफुल इफ़ इट डज नॉट इंक्लूड फियर एंड एनजाइटी। जो असेसमेंट है वो कभी भी पावरफुल नहीं हो सकती अगर क्या है, इफ़ इट डज़ नॉट इंक्लूड, अगर इसमें फियर और एनजाइटी नहीं होगी। तो इस तरह का कुछ नहीं होता। जो हमारा ऑप्शन रहेगा तो देखिए फर्स्ट जो है, असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ एंड गैप्स। देखो असेसमेंट जो है हेल्प करती है स्टूडेंट को कि उसकी कितनी कितनी स्ट्रेंथ है, कि वो क्या सीख पाया, क्या उसमें अच्छी है, कि कितनी उसमें मतलब कैपेबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को जान पाएगा। और गैप्स, जो उसके गैप है लर्निंग में कि कहाँ पर उसकी दिक्कत आ रही है, क्या कमजोरी हैं, उनको जान पाएगा। एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। और टीचर को भी ये क्या है, हेल्प करता है कि वो अपनी टीचिंग को उसके अकॉर्डिंगली ही, बच्चे के गैप के और उसके लर्निंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली ही वो करें, ठीक है। तो ये राइट आंसर रहेगा, लेकिन हमें ऑप्शन 2 चूज़ करने हैं जैसे ऑप्शन में दिखाया गया है। तो इसके साथ साथ देखेंगे सेकंड जो ऑप्शन है हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि असेसमेंट इज़ मीनिंगफुल ओनली, ओनली जो है एक नेगेटिव वर्ड है और कभी भी ये नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन नहीं है असेसमेंट के ऊपर। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी, तो असेसमेंट सिर्फ मेमोरी को ही असेस नहीं करता बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, इसके साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को भी असेस करना होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये सही रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो फियर और एंजाइटी की बात जो है ये नेगेटिव रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ए एंड सी जो है ऑप्शन नंबर 4 में है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी। तो जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है ये 2009 में, इसके अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं विद स्पेशल नीड्स, जिनमें स्पेशल नीड्स हैं, शुड स्टडी, उनको किस तरह से स्टडी करनी चाहिए इन स्पेशल स्कूल एंड क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर दैम। देखो स्पेशल स्कूल की बात नहीं, क्योंकि इंक्लूजन की बात की है राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी, ठीक है, और एनसीएफ भी जो है इंक्लूजन की बात करता है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, एट होम, उनकी स्टडी जो है होम पर होनी चाहिए, घरों में होनी चाहिए, विद देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट। देखो हर एक बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है, तो ये क्या राइट टू एजुकेशन में होम की तो बात नहीं हुई है कि घर पे उसकी स्टडी कराओ, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। देखिए यही ऑप्शन जो इसका सही रहेगा, क्योंकि जो ये बात कर रहा है राइट टू एजुकेशन, वो इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहा है, जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ें, और क्या है लेकिन जो उनकी जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं कि उनकी जो इंडिविजुअल नीड है, कि हर एक बच्चे की जो अलग अलग जो नीड है उनको पूरा करने की कोशिश की जाए, उनको पूरा किया जाए। यही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। और देखिए, इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच वुड प्रिपेयर दैम फॉर लाइफ स्किल। तो देखिए जो आपके स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं, उनको स्पेशल नीड चाहिए होती है, तो ऐसा नहीं है कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी सिर्फ कि आप रोजगार की अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या गया है, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपने क्या करना है, ये आपको मैच करके देखना है कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखिए, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो देखिए जो फर्स्ट है प्रोक्सिमो डिस्टल है, और सेकंड जो है सिफेलोकोडल है। देखो प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होती है कि ना, डेवलपमेंट की वो होती है कि किस टाइप से जो है डेवलपमेंट होता है बच्चे का। तो प्रोक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, सेंटर से पेरीफेरी जाता है, यानी कि सेंटर से अपने किनारों की तरफ उसका जो है डेवलपमेंट होता है, यानी कि पहले हार्ट से और फिर उनकी हाथों से जो है उनका डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड है सिफेलोकोडल में जो है सिर से नीचे पैरों की उंगलियों तक जाती है एक्टिविटी, जो इनकी मूवमेंट है। थर्ड जो है आपका है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि बच्चों के या किसी भी इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो। एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, तो देखिए ये अगर मैच करने लगे तो प्रोक्सिमो डिस्टल क्या रहेगा हमारा। प्रोक्सिमो डिस्टल की अगर बात करें तो ये हमारा रहेगा प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू, ये रहा। फोर्थ जो है आपका फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, तो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ ये इसका ये रहेगा मैच अगर देखा जाए। फर्स्ट का जो है हमारा फोर्थ रहेगा, राइट। सेकंड देखिए सिफेडोकोलेर जो सिर से चल रहा है, ठीक है, तो आप देखिए हेड टू टोए सीक्वेंसेस, तो यही रहेगा आपका सेकंड का सेकंड ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर बात करें तो ये जो हमारा रहेगा डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट। तो देखिए इंटर इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो दो इंडिविजुअल है जो एक समान नहीं रहेंगे, तो ये हमारा ये वाला रहेगा डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट। ये हर एक चिल्ड्रन जो है एक अलग अलग रेट पर करता है, डेवलप करता है, विकास होता है उसका। और इसके अलावा जो एक ऑप्शन रह जाता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये होता है इन ए सिंगल चाइल्ड, एक ही चाइल्ड में द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू द अदर। तो ठीक है, एक सिंगल चाइल्ड में जो रेट है उसका डेवलपमेंट का, वो उसके डोमेन जो डोमेन होती है, 3 जो डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव और जो इमोशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, और ये जो होता है अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तो ये सारे डोमेन में जो है उसकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये रहेगा सेकंड वाला ये राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सही मैच बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट का फिफ्थ के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का फर्स्ट के साथ और फोर्थ का थर्ड के साथ, तो ये आपका आंसर रहेगा 7th का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एन अफेक्टिव टीचर इन ए क्लासरूम, एक जो अफेक्टिव टीचर होता है क्लासरूम के अंदर, वेयर स्टूडेंट कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड, जहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ पर एक जो अफेक्टिव टीचर होगा वो कैसा होगा, वो क्या करेगा, फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, सही बात है। वो स्टूडेंट फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू
वर्क हार्ड सो दैट दे कैन मैच अप विद देयर पीयर। देखो वर्क हार्ड के लिए उसको पुश कर दोगे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नेगेटिव है आपका। नेक्स्ट देखिए इग्नोर करेंगे कल्चरल, इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे तो ये भी नेगेटिव है। कैटर क्रिएट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद दूज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर। जहाँ पर सेम इकोनॉमिक, देखो जब भी हमें ग्रुप बनाना पड़े तो हम होमोजीनियस नहीं बनाते हैं, हम हिट्रोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, जिसमें अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के जो है बच्चे होंगे एबिलिटी के, ठीक है। तो हिट्रोजीनियस ग्रुप में ऐसी बात नहीं की जाएगी कि अलग अलग आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बना दो, इकोनॉमिक की तो वहाँ पर बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज, उनके कल्चरल नॉलेज पर आपको फोकस करना है। टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, कि आप क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप उन ग्रुप में जान पाओ, तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट। तो कॉग्निशन और इमोशन के बारे में आपका कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। देखिए कॉग्निशन एंड इमोशन आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो कॉग्निशन है और जो इमोशन है वो आपका एक इस तरह की प्रोसेस है जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती। क्या ये बात सही है? सेकेंड जो आपका ऑप्शन है कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरविंड एंड अफेक्ट ईच अदर, ये इंटरविंड होती हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशंस बट इमोशन डू नॉट अफेक्ट कॉग्निशन, ऐसा कुछ नहीं होता है, नेगेटिव है। इमोशंस अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट, ये भी आपका नहीं है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के ऊपर फ़र्क पड़ता है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट बोला गया है लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये क्या है इंटरविंड होती हैं कॉग्निशन एंड इमोशन, और ये क्या करती है एक दूसरे को अफेक्ट भी करती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यही आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, अगर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जाए विद डाइवर्स लर्नर, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो है लर्नर्स होंगे, अलग अलग तरह से सीखने वाले लर्नर्स होंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, तो वहाँ पर जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है मिलजुल कर सीखने वाली, एंड पीयर ट्यूटरिंग और दोस्त बना करके सीखने वाली, वो क्या है शुड बी एक्टिवली डिस्करेज। देखो डिस्करेज नहीं किया जाएगा इसको बिल्कुल भी, तो ये नेगेटिव ऑप्शन रहेगा आपका, नहीं होगा। शुड बी यूज्ड ओनली समटाइम, सिर्फ ओनली अगर आ जाता है तो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर आपने कंडीशन रख दी, कंडीशन नहीं रखी जाती। शुड बी एक्टिवली प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस, तो देखो इसको ना एक्टिवली प्रोमोट किया जाना चाहिए फैसिलिटेट करके पीयर एक्सेप्टेंस की, कि वहाँ पर क्या है अपने दोस्तों को वो अपना पाएंगे, उनमें सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो यही इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा 4th ऑप्शन देख लेते हैं शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड, देखो प्रैक्टिस मतलब ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये भी नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय, अगर एक टीचर को डाइवर्सिटी का पता लगाना अपनी क्लास में हो तो कैसे करेगा, एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, उनके वैल्यू करोगे आप उनके डिफरेंसेस में, यानी कि उनमें जो डिफरेंसेस है उसको आप एक्सेप्ट भी करोगे और उसको वैल्यू भी दोगे। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट अच्छी है। यूजिंग सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, उसके सोशो कल्चर यानी कि उसके जो सोशल जो उसके संस्कृति और समाज से संस्कृति की जो बैकग्राउंड है उसको आप क्या करोगे यूज़ करोगे चिल्ड्रन की एज ए पैडागोजिकल रिसोर्सेज, एक पैडागोजिकल रिसोर्सेज के थ्रू उसको यूज़ करोगे, बिल्कुल सही है, ऐसा किया जाएगा। अकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, आप क्या अलग अलग लर्निंग स्टाइल को अकोमोडेट करोगे अपनाओगे। गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स फॉर परफॉर्मेंस, आप क्या करोगे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दोगे एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस, और उनके लिए एक मार्क दोगे परफॉर्मेंस को लेकर के। तो क्या ये आपका ठीक रहेगा? ये आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आप क्या करना है उसको बेंचमार्क नहीं दोगे, सेटिंग यूनिफॉर्म एक ही तरह के आप बेंचमार्क नहीं दोगे ना, हर एक बच्चे को आप एक जैसा नहीं बता सकते। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये गलत रहेगा। तो देखिए ऑप्शन जो है हमारा ए बी एंड सी, ये आपका 4 जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 4 जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ए टीचर आस्क्स हर क्लास टू कवर शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर, एक टीचर जो है वो कहता है अपने एक बच्चे को कि जो शार्प एजेस हैं जो किनारे हैं तेज किनारे जो हैं आपके
फर्नीचर के, उसको क्या करना है विद कॉटन एंड यूज़, आपको क्या करना है उनको कवर कर लेना है कॉटन के साथ, यानी कि रुई के साथ उसको, कॉटन के साथ उसको ढक लेना है। एंड टच एंड फील नोटिस बोर्ड्स एंड बुक्स, और फिर उसको क्या करना है टच और फील करके देखना है, छू करके और उसको फील अनुभव करके देखना है। द नीड्स ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर इज शी अटैम्प्टिंग टू कैटर टू, तो वो किस तरह की कर रही है, किस तरह के लर्नर को वो क्या कर रही है, लर्निंग में हेल्प कर रही है स्पेशल लर्नर्स को, ठीक है, किस तरह के स्पेशल लर्नर को वो हेल्प कर रही है यहाँ पर अटैम्प्टिंग में। तो हियरिंग इम्पेयर्ड यानी जिसको सुनने में दिक्कत है ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो छूने वाली बात हो रही है। तो विजुअली इम्पेयर्ड जिसको दिखाई नहीं दे रहा तो ये इसका हो सकता है। इसके अलावा लर्निंग इम्पेयर्ड लर्नर तो ये भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। सोशली डिसएडवांटेज लर्निंग ये भी नहीं होगा। तो सेकंड जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर रहेगा। विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर के साथ ऐसा किया जा सकता है कि उसको, क्योंकि वो छू करके देखेगा, जिसको दिखाई नहीं दे रहा होगा वो छू करके देखेगा, और यहाँ पर छूने की ही बात की गई है, छू करके यहाँ पे उसको फील करने की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको बेस्ट कैटर किया जाता है टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम, किस तरह से किया जाएगा। एम्फेसाइज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, देखो मास्टरी करना रिकॉल के द्वारा, ऐसा तो ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मेमोरी, उसको सिर्फ मेमोरी रट्टाफिकेशन करानी है, नहीं ऐसा नहीं है। क्रैमिंग के द्वारा उसको नहीं पढ़ाया जा सकता। मेक यूज़ ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट दैम टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ द लर्निंग, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग यानी कि मोटिवेट करोगे ताकि वो कम से कम तो थोड़ा बहुत तो सीख पाए, ऐसा भी नहीं है। स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव दैम अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, देखिए इसमें सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। स्टिमुलेट करोगे उनकी थिंकिंग को, पॉजिटिव है चीज़ें, एंड गिव दैम अपॉर्चुनिटी, और उनको अपॉर्चुनिटी भी दोगे ये भी करेक्ट है। इसके अलावा उसको एंगेज करोगे डाइवर्जेंट थिंकिंग में कि वो अलग अलग तरह से चीज़ें सोच पाए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन रहेगा ये रहेगा थर्ड, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल आर करेक्ट, तो बच्चों के जो स्कूल में जो फेल होने का जो रीज़न है वो इनमें से कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, आपको भी बताना है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटीज़ फेल सिंस दे डू नॉट हैव एबिलिटी, कि कुछ कास्ट जो स्पेशल कास्ट सर्टेन कास्ट से रिलेटेड हैं या कम्युनिटीज़ से रिलेटेड है वो ही फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी नहीं होती। तो ये जो आपका ये बिल्कुल गलत है। कास्ट के आधार पर या कम्युनिटी के आधार पर हम उनको वर्गीकृत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनके फेलियर और सक्सेस के बीच बात नहीं करेंगे उनकी कास्ट को लेकर के। सेकंड जो है, स्टूडेंट फेल इन स्कूल बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आर नॉट ऑफर्ड फॉर देयर लर्निंग, कि अप्रोप्रिएट अवार्ड नहीं दिए जाते इसलिए वो फेल हो जाते हैं। कुछ हद तक ठीक है लेकिन देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट डन इन ए मैनर इन विच इट इज़ मीनिंगफुल टू दैम, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से बच्चे उस चीज़ को समझ पाए उस तरह से क्या टीच ही नहीं किया गया। तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है कि जो है वो फेलियर हो जाए स्कूल में एक बच्चा की फेलियर का ये रीज़न हो सकता है। स्टूडेंट फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट कैटर टू इंडिविजुअल्स चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, देखिए आजकल की जो स्कूल की जो सिस्टम है ये इंक्लूसिव एजुकेशन का दौर है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में जो ये सिस्टम जो आप बता रहे हो कि इंडिविजुअल चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंक्लूसिव अगर स्कूल है तो ऐसा नहीं है कि हर किसी बच्चे की उसकी नीड का ख्याल नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है लेकिन यहाँ पर इससे चाहिए कि जो ये भी ऑप्शन हो सकता है और उसका ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो डिपेंड करता है। अगर देखो स्टूडेंट फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट क्लियर, देखो कभी भी बच्चे को हम ना ये नहीं कहेंगे कि बच्चे की गलती थी, हम कहेंगे सिस्टम की ही गलती थी। क्योंकि एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उसको समझ आएगा, कैसे उसको लायक बनाया एबल बनाया जाएगा, तो ये डिपेंड करता है स्कूल के सिस्टम के ऊपर। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा फेल नहीं हो रहा, वहाँ पर वो सिस्टम फेल हो रहा है ये कहा जाएगा। क्योंकि एक अच्छी रणनीति नहीं अपनाई गई, वहाँ पर एक अच्छा सिस्टम नहीं अपनाया गया उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो ये कहा जाएगा। लेकिन ये जहाँ पे अगर बुकिश अगर की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी और सी इसको राइट आंसर बताया गया है। बी और सी जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी और थर्ड है, क्योंकि अगर आप उसको रिवॉर्ड नहीं दोगे टाइम टू टाइम, उसको पता ही
कुछ होता है कि मोटिवेशन के लिए बच्चों को रिवॉर्ड चाहिए होते हैं कि किस वजह से वो पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या मिलेगा उनको अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो क्या मिलेगा। तो इसकी वजह से जो ऑप्शन नंबर बी और सी है वो आपका जो आंसर की आई थी इसकी, उसमें जो ऑप्शन रखा गया था बी और सी को रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा, थर्ड जो इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर दूसरे तरह से सोचा जाए तो जो सिस्टम है स्टूडेंट फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट क्लियर टू इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट। अगर उन इंडिविजुअल नीड की और उनके इंटरेस्ट का ख्याल ना रखा जाए तब भी वो बच्चा जो है फेल हो सकता है। तो ये ऑप्शन ये भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन अगर आंसर की बात करें तो बी और सी ऑप्शन जो है इन्होंने करेक्ट बताया है इसके लिए। तो 14 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर थर्ड ही जो है यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट्स मीनिंग। क्या है, दो बच्चे जो हैं एक ही पैसेज को पढ़ते हैं लेकिन फिर भी क्या उनका जो इंटरप्रिटेशन है, मीनिंग जो है वो निकालते हैं, वो अलग अलग निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दैम। तो इस उन बच्चों के बारे में आप क्या स्टेटमेंट है, कौन से स्टेटमेंट को आप सही बताओगे कि क्या चीज़ उनकी ठीक है। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज़ नॉट एक्सप्लेन द पैसेज। ये हो सकता है क्योंकि बच्चों के सामने टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया उस पैसेज को। इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट नीड टू री रीड द पैसेज। ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चे को दोबारा री रीड करना चाहिए इस पैसेज को। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन वेरिड वेज। तो देखिए अलग अलग तरीके से बच्चे की जो इंडिविजुअल जो लर्निंग है उसको अफेक्ट करेंगे अलग अलग फैक्टर। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज ब्लैंक एंड ब्लैंक इन इट्स कैरेक्टर। तो अकॉर्डिंग अगर एनसीएफ की बात करी जाए तो लर्निंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसी है लर्निंग, हमारी एक्टिव एंड सोशल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए पैसिव नहीं होगी, जहाँ पर भी पैसिव बात है। एक्टिव एंड सिंपल की बात की जाए तो और अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो आपकी जो लर्निंग है वो आपकी सोशल है सिंपल की बजाय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यही इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, टू अनेबल स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर। कि बच्चे जो है इंडिपेंडेंटली सीख पाए, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से सोच पाए और क्या कर पाए, बिकम इफेक्टिव लर्नर, एक इफेक्टिव अच्छा लर्नर बन पाए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉर ए टीचर। तो टीचर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। कि आप बच्चों को ये बताओगे कि आपको अपनी लर्निंग को कैसे पता लगाओगे, आप कैसे उसको मॉनिटर कर पाओगे, जान पाओगे। देखो ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है कि आप बच्चों को ये सिखाओगे कि आप अपनी ही लर्निंग को देखो कि पहले आप कहाँ स्टैंड कर रहे थे, अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी नीड है और आगे बढ़ने की और अच्छा सीखने की। और सेकंड जो ऑप्शन है, ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर ईच सक्सेस अचीव्ड बाय द स्टूडेंट। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक अचीवमेंट के लिए आप उसको रिवॉर्ड दोगे। गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट और चंक, तो आप स्मॉल यूनिट और चंक में उनको इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर टू मेक इट ईजियर टू रिकॉल। कि ऑर्गेनाइज मैनर में आप उनको इन्फॉर्मेशन दोगे ताकि वो अच्छे से उसको रिकॉल कर पाएँ। देखिए जो कभी कभी ऐसा होता है कि सारे ऑप्शन आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो आपको उनमें से बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। कि आप बच्चों को क्या करोगे, उनको ये सिखाओगे कि वो अपनी ही लर्निंग को कैसे जान पाए। अगर उनको इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो किसी और के साथ कंपेयर करके नहीं, बल्कि जो उनको पहले आता है और जो अब वो सीख रहे हैं उसके बीच में कंपैरिजन करके वो जान पाए कि उनकी लर्निंग कहाँ पर स्टैंड कर रही है और वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ ए टीचर वॉन्ट्स हर स्टूडेंट टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर एक टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट में एक ये स्किल आ जाए, कौशल आ जाए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आ जाए, कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत रखे और स्किल आ जाए, कौशल रखे कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे। द स्टूडेंट शुड बी एंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व। तो उसको किस एक्टिविटी में क्या है, बच्चे को एंगेज करना होगा या स्टूडेंट को खुद को एंगेज करना होगा। रिकॉल मेमोराइजेशन एंड कंपैरिजन कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी, कि रिकॉल कर पाए, मेमोराइजेशन याद कर पाए, कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है कुछ हद तक। स्ट्रक्चर वर्कशीट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैसे वर्कशीट दिए जाए उसको कि जिसमें एमसीक्यूज़ हों। ड्रिल एंड प्रैक्टिस की जाए या इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो देखें इंक्वायरी करे, रीजनिंग करे और डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बात जो की जा रही है वो की जा रही है कि बच्चे को आपको स्किल देनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जब वो आपको इंक्वायरी करेगा
तब उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल बढ़ेगी, रीजनिंग करेगा तब भी बढ़ेगी, और अब जब वो डिसीजन मेकिंग करेगा तब भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर रहेगा। हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो इन सभी में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा 4 है और यही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में आपसे पूछा गया है, नोविंग द नेटिव कंसेप्शंस दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू क्लासरूम, की उन कंसेप्शंस को जानना जो कि बच्चे अपने स्कूल में क्लासरूम में लेकर के आते हैं। डज नॉट सर्व एनी पर्पज़ ऑफ द टीचर, कि कोई पर्पज़ नहीं होता उसका, टीचर के लिए कोई पर्पज़ नहीं देता। पुल्स डाउन द टीचर्स मोरल एंड सिंस इट इंक्रीजेज हिज वर्क, कि वो उसके टीचर के मोरल को डाउन कर देता है, ऐसा भी नहीं होता। हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, तो ये हेल्प करेगा टीचर की उसके कि ज़्यादा वो मीनिंगफुली अपने स्ट्रैटेजी वगैरह बना पाए, टीचिंग एड वगैरह कर पाए, सेट कर पाए। हैम्पर्स द टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग, वो हैम्पर करेगा टीचर की प्लानिंग को टीचिंग में। तो देखिए दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन हमें जो बेस्ट जानना है वो हम जाएंगे मीनिंगफुली के साथ, क्योंकि वो जो है टीचिंग को अपनी क्या है मोर मीनिंगफुली, ज़्यादा मीनिंगफुली बना लेगा इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, तो इनमें से कौन से फैक्टर जो है लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रैटेजी, या फिर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो देखिए यहाँ पे सारे ही ऑप्शन जो है पॉजिटिव है, और हमें गिवन भी है एक ऑप्शन जिसमें ए बी सी एंड डी सारे दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये इसका राइट आंसर रहेगा, कि मोटिवेशन भी, लर्नर की जो मोटिवेशन है वो भी अफेक्ट करेगी, मैचुरेशन जो है वो भी अफेक्ट करेगी, इसके साथ जो टीचिंग स्ट्रेटजी है जो टीचर अपनाएगा वो भी अफेक्ट करेगी, और उसके साथ साथ फिजिकल एंड इमोशनल जो हेल्थ है लर्नर की वो भी उसको अफेक्ट करेगी उसकी लर्निंग को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग इज, जो मीनिंगफुल लर्निंग आप किसको कहोगे, इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर, कि आप इमिटेट करोगे, नकल करोगे अपने बड़ों की और अपने साथियों की, ऐसा नहीं होता। पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, पेयर करोगे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में। पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, पैसिव रिसीविंग यानी कि चुपचाप बैठ के उसको रिसीव करोगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, की पर्सनल एक्सपीरियंस से आप क्या करोगे, एक्टिव क्रिएशन करोगे नॉलेज स्ट्रक्चर का। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा आपका ये जो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपको बेस्ट अगर चूज़ करना हो तो आपको पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स और इसके ऑप्शन नंबर बी और 4 के बीच में कंपैरिजन करके देखना होगा। तो जो हमारा 4th जो ऑप्शन है ये इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोनों में। तो एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज के एक्टिव होकर के उसका नॉलेज को आपको क्रिएट करना है स्ट्रक्चर्स को फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि उसको यहाँ पर अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहे हो तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, के बच्चा जो है मीनिंगफुली लर्निंग उसकी जब भी होगी जब वो खुद अनुभव करके सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर फॉर अफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग, कि एक बच्चे की अफेक्टिव लर्निंग करनी हो, स्टूडेंट की लर्निंग करनी हो, तो इनमें से कौन सा जो है इज़ नॉट वन, इसमें से कौन सा एक नहीं। देखिए याद रखिएगा क्वेश्चन जो है नहीं वाला है, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव चीज़ ही जो है यहाँ पर पॉजिटिव इसका आंसर रहेगा, यानी कि जो स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव होगी वही इसका राइट आंसर रहेगा। नोविंग द कंसेप्ट्स दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम, उन कंसेप्ट को जानना जो बच्चा जो है क्लासरूम में लेकर आया है। ये ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन ए डिडैक्टिक मैनर में देना, ट्रांसफ़र करना। रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, की हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग पर आप उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कहेंगे। या फिर टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर आउन लर्निंग, क्या आप बच्चों को ये सिखाओगे कि कैसे आप अपनी लर्निंग को मॉनिटर कर सकते हो और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है कि हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग करने के लिए उसको करोगे, और ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन जो आपका सेकंड जो ऑप्शन है, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन द डिडैक्टिक मैनर में जो बात हो रही है, तो ये आपका जो है नेगेटिव रहेगा ऑप्शन, और जो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे नोट 1 पूछा गया था, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इनमें से गलत है वो बताना है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू ए कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट,
ये बिल्कुल सही बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, कि गलत है जो वो बताना है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, की मैचुरेशन और लर्निंग पर डिपेंड करता है। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, ठीक बात है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। देखो जो फोर्थ ऑप्शन है ना कि क्वांटिटेटिव कहा गया है डेवलपमेंट को, लेकिन जबकि ये जो है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, तो ये जो ऑप्शन है ये इसका गलत है और यही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है, तो जो नेगेटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी उसका नेगेटिव जो आंसर होगा वही उसका जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है 24, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट, की जो है अलग अलग तरीके और अलग अलग जो है डेवलपमेंट को ला सकती है। कौन सी दो चीज़ें? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन, चैलेंज एंड लिमिटेशन का इंटरेक्शन, स्टेबिलिटी एंड चेंज का, या फिर एक्सप्लोरेशन एंड न्यूट्रिशन का। तो जो ये जो ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डेवलपमेंट का आउटकम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन के। तो स्कूल और सोशलाइजेशन के लिए आप कौन से स्टेटमेंट को सही बताते हैं? स्कूल डज नॉट प्ले, देखो डज नॉट प्ले नेगेटिव है क्योंकि प्ले करता है, सेकेंडरी एजेंसी है हमारे स्कूल। स्कूल इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये राइट है। स्कूल प्ले वेरी लिटल, कि स्कूल सिर्फ थोड़ा सा रोल प्ले करता है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना रोल प्ले करता है। स्कूल इज़ द फर्स्ट प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। देखो स्कूल जो होता है ये हमेशा सेकेंडरी एजेंसी होता है, फैमिली जो है वो फर्स्ट होती है, ये भी नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको है ऐसी है जो कि करेक्ट है जीन पियाजे की जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। पियाजे हैज़ प्रोपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, की पियाजे ने जो कॉग्निटिव की जो स्टेजेस दी हैं वो 5 स्टेजेस दी हैं। क्या ऐसा है? पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिव थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। तो देखिए यही बात जो है पियाजे ने कही है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है ये स्टेजेस के बजाय बल्कि जो ये कॉन्टीन्यूअस है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना ये कॉन्टीन्यूअस है, ये स्टेजेस में नहीं बल्कि कॉन्टीन्यूअस है। तो 26 का जो आंसर रहेगा ये हमारा सेकंड ऑप्शन ही रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में पूछा गया था कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रोपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स दैट, कि जो जीन पियाजे ने जो ये आपको एक कंजर्वेशन का कंसेप्ट दिया था, इसका मतलब क्या है? सर्टेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंजेस, कि उन्होंने कहा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ वो जो है सेम रहेंगी जबकि जो आउटवर्ड अपीयरेंस है उसकी वो चेंज हो जाएगी। तो यही जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, क्योंकि कंजर्वेशन की बात की गई है यहाँ पर। इसके अलावा ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ऐसी कोई बात नहीं कही गई। वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमैटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ऐसी भी कोई बात नहीं है। टेकिंग द perceptive of अदर्स इंटू कंसिडरेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉग्निशन एबिलिटी, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ होवर्ड गार्डनर थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो होवर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैच करके बताना है कि कौन सी टाइप की जो इंटेलिजेंस है किस तरह के कही जाती है, किस तरह की मानी जाती हैं। तो देखिए जो आपकी इंटेलिजेंस है, अगर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये आपकी कौन सी होती है? वायलिनिस्ट जो ये होती है ये इंटेलिजेंस होती है। ठीक है। सेकंड जो है लिंग्विस्टिक जो है हमारी पोइट में पाई जाती हैं। थर्ड जो है इंटरपर्सनल जो है हमारे इंटरपर्सनल की अगर बात करें तो थेरेपिस्ट जो होते हैं ये होती हैं। ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं। स्पेशल की अगर बात करें तो स्पेशल की जो है स्कल्पचर होंगे। तो अब देखिए मैच करके फर्स्ट का जो ऑप्शन है थर्ड है, फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो थर्ड है, सॉरी ये है फोर्थ है, फोर्थ वाला। तो ऑप्शन नंबर जो ये दो हैं ये इनमें से होगा। तो ये जो दोनों है ये नेगेटिव हो गए। अब देखते हैं सेकंड जो है, सेकंड का सेकंड ही है, ये भी दोनों ठीक हैं। इंटरपर्सनल जो है थेरेपिस्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका राइट आंसर
रहेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है ये चेंज कर देती है नेचर को ह्यूमन थॉट के, ह्यूमन का जो विचार है, मानव के विचार को ये क्या है चेंज कर देती है। इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि अगर आप इंटरेक्शन करते हो अपने एडल्ट्स के साथ और अपने पीयर्स के साथ तो ये क्या है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। कल्चर प्लेज ए वेरी स्मॉल रोल इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो हमारा कल्चर है वो बहुत छोटा रोल प्ले करता है, ये भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो जो बच्चों में एक डिवाइस होता है LSD जिसको बोला जाता है, तो क्या लाइव वाइगोत्स्की ने इसकी बात की थी? ऐसा नहीं है कि लाइव वाइगोत्स्की ने इसकी बात की थी, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं रहेगा। लैंग्वेज डेवलप्स चेंजेस द नेचर ऑफ, ये बता रहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है तो जो ह्यूमन का जो थॉट का जो नेचर है वो क्या है चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें बात की गई है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी की। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट, कि जो ये लॉरेंस कोलबर्ग थे, इनकी मोरल डेवलपमेंट की जो रीजनिंग थी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। किस बात पर किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म, इस क्रिटिसिज्म के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनमें से करेक्ट है वो आपको बतानी है। कोलबर्ग हैज़ डुप्लीकेटेड पियाजेस मेथड्स ऑफ अराइविंग एट हिज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, की कोलबर्ग ने जो है पियाजे के मेथड्स को डुप्लीकेट किया था, उसकी कॉपी की थी, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन सेकंड जो ऑप्शन है, कोलबर्ग हैज़ नॉट गिवन टाइपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज ऑफ द मोरल डेवलपमेंट, कि उसने टाइपिकल रिस्पॉन्सेज नहीं दिए, ऐसा भी कुछ नहीं था। कोलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेज, इस थ्योरी ने जो है बच्चों के रिस्पॉन्सेज पे काम नहीं किया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बताया है इसके बारे में। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा, कोलबर्ग हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन द मेल सैम्पल, तो उन्होंने फर्स्ट जो प्राइमरली जो उन्होंने सैम्पल लिए थे वो मेल सैम्पल लिए थे, तो इसी के बेसिस पर उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वही इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसी के साथ चलिए स्टूडेंट हमारे जो ये 30 क्वेश्चन है ये हो जाते हैं कंप्लीट। तो अब हम आने वाली दूसरी वीडियो में हम और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा सीटेट का पेपर था 2016 का जो 18 सितंबर को हुआ था, और ये आपको किसी भी टेट एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो कि किसी भी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे, या फिर कोई भी अपडेट है वो आपको मिलता रहे। आप एक छुटकू सा बेल आइकन भी दिया होगा सब्सक्रिप्शन बटन के पास ही मिलेगा वो आपको, उसको भी आप प्रेस कर लेना ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको ऑन द स्पॉट आपको वो मिलती रहे। सो इसी के साथ चलिए हम दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।